हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दृष्टि एकेडमी बोकारो के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, इससे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के दो टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, इन सारी चीजों पर डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो यदि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पर डिस्कस करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, रिएक्शंस के टाइप्स को। यदि आप लोग रिएक्शंस के टाइप्स को यदि समझेंगे इस चैप्टर में, खास करके इस चैप्टर में आप रिएक्शंस के टाइप्स को यदि समझेंगे तो आपको दो टाइप्स के रिएक्शंस मिलेंगे, एक एलिमेंट्री रिएक्शन एंड एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जब आप देखेंगे तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इजी वे में फाइंड नहीं कर सकते हैं। पहले बेसिक चीज को समझिए जरा सा। पहले एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जो वन स्टेप ऑफ रिएक्शन हो, ए से बी एक बार में बन गया, इसको बोलते हैं वन स्टेप ऑफ रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? ए से बी बना, बी से सी बना, मे बी सी से डी बन रहा है, मतलब ये मोर देन वन स्टेप ऑफ रिएक्शन होता है। One step of reaction is called elementary reaction. More than one step of reaction is called complex reaction. एक रिएक्टेंट है, एक बार में प्रोडक्ट बना दिया। रिएक्टेंट एक हो या 5 को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बार में प्रोडक्ट बना रहा है, एक बार में बना दिया। एलिमेंट्री रिएक्शन। रिएक्टेंट है, पहले एक प्रोडक्ट बनाया, फिर आगे जाकर फिर एक प्रोडक्ट बनाया, फिर आगे जाकर फिर एक प्रोडक्ट बनाया, और ये चल ही रहा है, एक से ज्यादा बार चल गया ये। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक कंसेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो सकता है। क्वेश्चन में जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको लिखने के लिए देगा तो यदि ऐसा लिख दिया है कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप एक बार में आंसर बता सकते हो। इट मींस वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ऑफ एनी एलिमेंट्री रिएक्शंस। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बहुत इजीली आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड नहीं कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल लेकर आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको बेसिक चीज बताना चाह रहे थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए हम लोग फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बाद एक्चुअल में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो रेट is directly proportional to the concentration of R to the power लिख देते हैं अभी हम M। ये सर पावर M क्या लिखे हैं आप? इस जगह पर जो नंबर्स है उसके अकॉर्डिंग हम लिखे हैं। यहां पर कॉफिशिएंट R के पहले 1 है। यहां पर हम लोग यहां पर लिखेंगे कि M इज इक्वल टू 1, पर मे बी M इज नॉट इक्वल टू 1। दोनों ही पॉसिबल है। हो सकता है M 1 के इक्वल हो सकता है M इक्वल 1 के ना हो। M 1 के इक्वल कब होगा? यदि हमको यह बोल देगा कि यह एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम सीधा बोल देंगे कि रिएक्टेंट के पहले जो नंबर है वही नंबर हमारा ऑर्डर है। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट के पहले जो कॉफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होता है, या तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर में जो नंबर होता है वही ऑर्डर होता है। इसको और थोड़ा फर्दर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं R इक्वल टू K इंटू R, रेट इज इक्वल टू K इंटू R टू द पावर M। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग बोल सकते हैं क्या? पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। या फिर एक चीज और बोल सकते हैं,
कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट को भी हम लोग ऑर्डर बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यह पूरा स्टेटमेंट किसके लिए है? यह पूरा स्टेटमेंट है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको नहीं बोलेंगे। यहां पर यदि 1 लिख दिए तो समझ जाओ ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तभी हम 1 लिख दिए, इसको देखकर डायरेक्टली 1 लिख दिए। पर ये यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो यहां पर हम 1 नहीं लिख सकते हैं। 1 हो भी सकता है, 1 नहीं भी हो सकता है। 1 यदि होगा तो कंफर्म ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और 1 यदि नहीं हो रहा है, मे बी कॉम्प्लेक्स में भी 1 हो सकता है, पर गारंटी नहीं है। पर एलिमेंट्री में 1 गारंटी है कि एलिमेंट्री में जो कॉफिशिएंट होगा वो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये जो m है, ये जो m है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखे हुए हैं, यही हमारा m है, और m का वैल्यू पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा या फिर कॉफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होगा। एक और देख लो आप, पहले तो एक रिएक्शंस के लिए देखिए आप, एक और देख लो, हमारे पास a प्लस 5b मिलकर मान लेते हैं 7c बना रहा है। तो रेट इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू बोलेंगे k कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर m कंसंट्रेशन ऑफ b टू द पावर n। समझना मेरी बात को, यहां पर इफ m इक्वल टू a के आगे कोफिशिएंट 1 है, m इक्वल टू यदि 1 हो गया एंड n इज इक्वल टू b के कोफिशिएंट 5 हो गया, यदि इफ m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 5 हो रहा है, इट मींस कंफर्म ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, कंफर्म। पर इफ m इज नॉट इक्वल टू n एंड 1 एंड n इज नॉट इक्वल टू 5, तब कंफर्म ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे कि ये रिएक्शन को यदि कोई बोल देता, ये जो रिएक्शन है ये हमको बोलता कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, हम पहचान नहीं सकते हैं क्योंकि पता नहीं ये 1 स्टेप है या नहीं, हो सकता है बीच के स्टेप गायब कर दिया गया हो। जैसे कि मान लेते हैं, आप बोलेंगे सर ये तो 1 स्टेप रिएक्शन है, आपको देख के तो पता चल रहा है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। मान लेते हैं A से B बनाया, B से C बनाया, C से D बनाया, और हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से D डायरेक्ट, B और C को लिख नहीं रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि B और C को हम लिखे ही नहीं है ना, होता ही नहीं है। यदि लिखे ही नहीं है तो फिर तो A से D का मतलब यह नहीं है कि B और C बना नहीं था, हो सकता है बना था। तो एलिमेंट्री जब तक रिएक्शन में ना बोले, यदि बोल देगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आप इसको और इसको देखकर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आप इसमें ऐसे कंडीशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे कंडीशन में जब एक से ज्यादा आपका रिएक्टेंट हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब क्या हो जाएगा? सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, यानी कि सिर्फ m अब नहीं होगा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? m प्लस n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। यहां पर क्या था? अकेले था एगो, इसी कारण से m को हम लोग पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल दिए। पर यदि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो जाएगा तो सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स या सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट के कोफिशिएंट को यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकल जाएगा। तो यह तरीका हुआ। अब एक से ज्यादा 2 को कर दिए, 3 4 5 7 जितना लेना है आप ले सकते हो, दिक्कत नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम लोग यहां पर थोड़ा सा और देख लिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हम लोग रिएक्टेंट के लिए, एलिमेंट्री के लिए हम लोग डायरेक्टली 1 के फॉर्म में लिख देंगे, पर कॉम्प्लेक्स के लिए हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, m के जगह पर कुछ पुट नहीं करेंगे हम लोग। एलिमेंट्री में m के जगह पर 1 लिख देंगे, ये यदि एलिमेंट्री होता तो m के जगह पर 1 और n के जगह पर 5 लिख देते, पर यदि ये कॉम्प्लेक्स है तो m और n के फॉर्म में लिखेंगे, 1 और 5 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या क्या पॉसिबल है। एक बात जान लो कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं कि रिएक्शन देखकर हम लोग को पता कैसे नहीं चल रहा है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा कितना नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है? इट इज एन
एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है। ये जब लैब में जब कोई रिएक्शन एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब वहां पता चलता है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये। तो इट इज एन एक्सपेरिमेंट वैल्यू। इट कैन बी पॉजिटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी आ सकता है। ध्यान रहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। और चीज जानो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन इतना हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो सकता है? 3। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो सकता है। और एक चीज जानो, फॉर एलिमेंट्री ओनली, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हो जाता है, जितना ऑर्डर होगा वही होगा मोलेकुलरिटी का वैल्यू। लेकिन यह कब होता है? केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन में। मान लेते हैं कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसमें बोल दिया है कि उसका मोलिकुलरिटी का वैल्यू 2 है, 1 है, 3 है, तो आप बोल देना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू भी उतना ही होगा जितना मोलिकुलरिटी का वैल्यू है। लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। तो हम लोग एक एग्जांपल फाइनली करके हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि हम लोग कैसे करके लिखेंगे। देखो जरा सा, नेक्स्ट की हम लोग एक रिएक्शंस, जैसे कि H2 प्लस O2 2H2O, तो यहां पर 2 लगा दिए। अब रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 के पावर में 2 होगा और O2 के पावर में 1 होगा। यदि ऐसा लिख रहे हैं तो ये तभी लिख सकते हैं हम लोग यदि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसको हम लोग 2 और 1 में ना देकर इसको हम लोग पहले M और N देते हैं, M और N देते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ इट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 + 1 = 3 हो जाएगा। पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मे और मे नॉट बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? मे और मे नॉट बी 3। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई जरूरी नहीं कि इसका सम ही इसका ऑर्डर होगा, हो भी सकता है पर नहीं भी हो सकता है। पर एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए इसका सम ही इसका ऑर्डर होगा। ध्यान रहे, इसका सम ही इसका मोलिकुलरिटी होगा। 2 + 1 3 इसका मोलिकुलरिटी का वैल्यू होगा यदि यह रिएक्शन एलिमेंट्री है। तो यदि यह रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, इट मीन यदि यह रिएक्शन एक बार में बन रहा है तो एलिमेंट्री है, एक से ज्यादा बार में बन रहा है तो कॉम्प्लेक्स है। तो एलिमेंट्री है तब तो ठीक है, पर कॉम्प्लेक्स है तब इसका आंसर हम लोग 3 नहीं लिखेंगे। तो अब बात आ गया ये कि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यदि कोई रहता है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल तरीका है। हम आपको 3 तरीकों पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कोई भी बोले तो इस K का, रेट कांस्टेंट का आप यूनिट देखकर पता लगा सकते हो कि उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। आप रेट ऑफ रिएक्शन देख के पता लगा सकते हो, इट मीन कंसेंट्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, आप उसको देखकर पता लगा सकते हो कि यह कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। और नेक्स्ट आप हाफ लाइफ पीरियड से आप पता लगा सकते हो कि यह कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हम 3 वीडियो में बताएंगे। इस कारण से ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का नेक्स्ट वीडियो यूनिट पर आएगा, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शंस पर आएगा और सबसे लास्ट में हाफ लाइफ पीरियड आएगा, सबसे लास्ट में। उसके बीच में कुछ और टॉपिक्स आएंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड लेंगे। पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को यदि आज के टॉपिक में आपको यदि पढ़ाए हम कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन,
तो आप बोलेंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग रिएक्शन देख के बता देंगे, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ऑर्डर हम लोग देख कर नहीं बता पाएंगे। हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का ऑर्डर तीन तरीके से बता सकते हैं, जब यूनिट देखेंगे तब बता सकते हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि चेंज इन कंसेंट्रेशन किस कैसे कैसे करके हो रहा है तो हम लोग बता सकते हैं, या फिर हाफ लाइफ पीरियड से हम लोग बता सकते हैं। तो ये तीन तरीका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, और एलिमेंट्री रिएक्शन का कोई तरीका नहीं, सीधा आप रिएक्शन देखो और आप बता सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग डायरेक्टली देखकर कॉम्प्लेक्स का इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। लैब में जाकर जब एक्सपेरिमेंट होता है तब पता चलता है कि कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आप लोग रिवीजन करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन। थैंक यू वेरी मच।